जाजी मस्जिद विवाद मामला नैनीताल हाई कोर्ट में होगी आज सुनवाई। 24 अक्टूबर को मस्जिद को लेकर हुआ था विवाद। उत्तराखंड में बैलेट पेपर से होंगे निकाय चुनाव। 100 निकायों में 38,86,000 मतदाता स्थानीय चुनेंगे सरकार। आयोग ने प्रत्याशियों के खर्चे किए तय। उत्तराखंड खेल यूनिवर्सिटी विधेयक को राजभवन की मंजूरी। पीएम मोदी 28 जनवरी को नेशनल गेम्स के उद्घाटन के दौरान करेंगे शिलान्यास। उत्तराखंड में निकाय चुनावों का ऐलान। 23 जनवरी को वोटिंग, 25 को होगी मतगणना। 27 दिसंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी। पहाड़ से लेकर मैदान तक चल रही शीतलहर। बढ़ रहे पर्यटक। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी। नमस्कार, खबर भारत 360 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। खटीमा में अनुसूचित जनजाति थारू समाज ने नए भू कानून को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि उनकी जमीनों को इस नए कानून से अलग रखा जाए, क्योंकि उन्हें आशंका है कि यह कानून उनके अधिकारों पर असर डाल सकता है। इसके अलावा उन्होंने अवैध कब्जों पर कार्रवाई की मांग की है। उत्तराखंड में नया भू कानून लागू होने की संभावना के चलते थारू समाज ने अपनी जमीनों को सुरक्षित रखने की अपील की है। माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया एसडीएम के माध्यम से। उसमें ये हम कहना चाहेंगे, जो ये नया भू कानून की सर्वे करवाई है ना, उसमें मीटिंग में हमें तो बुलाया नहीं था वैसे, और गैर थारू ने मवाद रखी कि थारुओं की जो ज़मीन हमने खरीदी है उसको कब्जा दिया जाए और या जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाए। तो ये इसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि जनजाति क्षेत्र होने में हमारा तो नुकसान है। और दूसरी चीज़, भू कानून में कई हमने तो कहा कई ज़मीनें जो उस टाइप से लिए हैं जो कि दबंगता के कारण लिए है, किसी से ज़बरदस्ती कब्जा करा, उसको विरोध नहीं करना चाहिए। तो इस तरह हमने वो दिया है ज्ञापन, मतलब ये चीज़ हमारे लिए जिस तरह से हमने उसमें और लिखा है, जिस तरह से यूसीसी का जो कानून बनाया है ना, उसमें उत्तराखंड में जनजाति को बाहर रखा, इसी तरह से ये भू कानून से भी अलग रखा जाए। तो मतलब थारू नहीं जाए, ये पूरी जनजाति को अलग ही रखा जाए। देखिए, थारू समाज की जो खटीमा की मेरे पास आज आए थे, उनके कुछ आशंकाएं हैं। जो नए भू कानून हमारे यहाँ बन रहा है, उन लोग चाहते हैं कि हम उनके हितों का ध्यान रखा जाए। तो उन्होंने एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री के नाम से दिया है, जो मैं उचित माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को। पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने जनपद पौड़ी के लक्ष्मण झूला थाने में होटल, रिसोर्ट, ट्रैवल संचालकों और व्यापारियों के साथ बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि व्यापारी और होटल संचालक पर्यटकों से मधुर व्यवहार करें और लक्ष्मण झूला क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए। क्रिसमस और नववर्ष के मौके पर पर्यटकों की संख्या बढ़ने की संभावनाओं को देखते हुए पुलिस कप्तान ने जाम की समस्या का समाधान और सुरक्षा इंतजाम पुख्ता करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा होटल संचालकों को नशे से बचने के लिए निर्देश दिए हैं और रेप पार्टियों पर प्रतिबंध लगाया गया। लालकुआं के लाइन पार संजय नगर और शास्त्री नगर में द हंस फाउंडेशन मोबाइल मेडिकल टीम द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इस शिविर में ग्रामीणों को उच्च रक्तचाप, मधुमेह, डेंगू, मलेरिया जैसे रोगों के लक्षण और सावधानियों के बारे में जानकारियां दी गई। सामाजिक सुरक्षा अधिकारी सुरेश भारती ने व्यक्तिगत और सामूहिक स्वच्छता पर जोर देते हुए कहा कि स्वच्छता से ही स्वस्थ समाज का निर्माण संभव है। शिविर में 140 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और निःशुल्क दवाइयां प्रदान की गई। इस अवसर पर डॉक्टर रविंद्र सिंह, सुरेश भारती, फार्मासिस्ट मोनिका, लैब टेक्नीशियन सीमा और पायलट जसविंदर भी मौजूद रहे। मेडिकल वैन है, ये हमारे हल्द्वानी ब्लॉक के अभी 24 गांव में चल रही है और लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के लगभग पे पूरे ही ग्राम पंचायतों में हम निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। और ग्राम पंचायतों के साथ साथ हम जैसे सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ भी हम सैनिटरी पैड के माध्यम से हम बालिकाओं को जागरूक कर रहे हैं और उनको सैनिटरी पैड देने का भी प्रयास कर रहे हैं और कोशिश रहे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटरी पैड का यूज़ करें। और ग्रामीण क्षेत्र में जैसे हमारे बुजुर्ग माता बहनें हैं और
गरीब परिवार के लोग हैं जो अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं है, जागरूक नहीं। उनका प्रयास है कि हम उनके घरों में, गली मोहल्लों में जाके उनको जागरूक करें ताकि वो एक अच्छे स्वास्थ्य जी सकें। किस तरह उत्तराखंड में नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस ने कड़ा कदम उठाया है। हाल ही में रामनगर पुलिस ने 1 कुंटल 27 किलो गांजा बरामद किया और 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। मालधन और पिरुमदारा क्षेत्र में 2 प्रमुख घटनाएं सामने आई है जहां गांजा तस्करी की कोशिश नाकाम हो गई। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ में जानकारी भी प्राप्त की कि गांजा अल्मोड़ा के सराय खेत से मंगवाया गया था। इस कार्रवाई में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल और रामनगर क्षेत्राधिकारी के निर्देशन में सफलता हासिल हुई और पुलिस टीम को 2500 का इनाम दिया गया। अब यह सवाल उठता है कि क्या यह कदम उत्तराखंड की युवा पीढ़ी को नशे से बचाने में प्रभावी होंगे? थाना रामनगर पुलिस द्वारा लगातार नशे के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज हमारे द्वारा थाना रामनगर क्षेत्र में 2 अलग अलग मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। एक मालदन क्षेत्र में चौकी इंचार्ज द्वारा किया गया जिसमें 1 कुंटल 10 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं। पिरुमदारा क्षेत्र में चौकी इंचार्ज पिरुमदारा द्वारा मुखबिर सूचना पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 17 किलो गांजा बरामद किया गया है। देखिए, हमारे द्वारा इस संबंध में मुखबिर की सूचना संकलन के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। जो भी इस अवैध गतिविधि में लिप्त है उनके विरुद्ध आगे भी ये अभियान हमारा जारी रहेगा। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने नगर निगम ऋषिकेश के सभागार में स्टेक होल्डर्स और शहर के संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने बताया कि उत्तराखंड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी के तहत 1800 करोड़ रुपए से ऋषिकेश, मुनिकीरेत, तपोवन और स्वर्गाश्रम नगर निकायों का विकास किया जाएगा। मंत्री ने क्षेत्रीय विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की और कहा कि परियोजना जल्द ही शुरू होगी। उन्होंने स्टेक होल्डर से विकास की रूपरेखा पर चर्चा की और शहर के संगठनों से सुझाव भी लिए जिन्हें विकास प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। विशेषकर तीर्थ नगरियों के लिए उनका फोकस रहता है कैसे इनका डेवलपमेंट हो, और चाहे बनारस हो चाहे अन्य हमारे ऐसे तीर्थ स्थल हो जिनको डेवलप किया गया है। अब मेरे ऋषिकेश के लिए भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे आ रहा है जिसमें हमारा ऋषिकेश है, तपोवन है, स्वर्गाश्रम है और मुनिकीरेत है, और ये पौड़ी, टिहरी, देहरादून 3 जनपदों से घिरा हुआ है। और इसको पूरे को सर्किट के रूप में यदि हम लें तो यहाँ 1800 करोड़ रुपए का काम होना है, जिसमें हमारे यहाँ 3 सेक्टर्स में काम होना है। पहले सेक्टर्स में आप माने 450 करोड़, दूसरे में लगभग 845 करोड़, तीसरे में 505 करोड़। इसमें जहां फ्लड प्रोडक्शन का काम होगा, घाटों का निर्माण होगा और उसी प्रकार से जो हमारे आस्था पथ हैं उसका डेवलपमेंट होगा। ये पहले फेस में, पहले सेक्टर में। उसके बाद दूसरे सेक्टर में हमारे यहाँ जो ग्रीन स्पेसेस हैं, क्लॉक रूम्स हैं और वेटिंग एरियाज़ हैं, वेंडिंग जोन्स है, साथ में हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर और ये सारी बातें जो आ रही थी, और ट्रैफिक मैनेजमेंट है, मल्टी लेवल पार्किंग है, ये दूसरे सेक्टर में। और तीसरे सेक्टर में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है और हमारे यहाँ जो एटीएम है, वाटर एटीएम है, इस प्रकार के काम होंगे। यानी कि इस प्रकार का काम जब यहाँ पे होगा तो स्वाभाविक तौर पे एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट इस क्षेत्र का होगा। एक आकर्षक ये हमारा तीर्थ नगरी के रूप में विकसित होगा। हमने आज तमाम हितधारकों को यहाँ बुलाया था, अधिकारियों को बुलाया था। बहुत सारे लोगों ने अच्छे उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदल ली है। तीर्थ नगरी में आज का दिन सबसे ठंड महसूस किया जा रहा है। बता दें कि सुबह से ही सूर्य देवता के दर्शन तीर्थ नगरी में नहीं हुए हैं। आकाश में धुंध दिखाई दे रहा है। जगह जगह ठंड से बचने के लिए लोग आग जलाकर अलाव का सहारा ले रहे हैं। बता दें कि मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन उत्तराखंड में भारी ठंड पड़ने की आशंका जताई है।
मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के 23वें स्थापना दिवस पर सितारगंज के इस्लाम नगर वार्ड नंबर 3 में राष्ट्रीयवादी पसमानद मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ताओं ने एक निजी अस्पताल उजाला सिगंस के डॉक्टर इम्तियाज के नेतृत्व में लगभग 100 लोगों का निशुल्क प्रशिक्षण किया। इस मौके पर राष्ट्रीयवादी पसमानदा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रदेश अध्यक्ष सरफराज अंसारी ने कहा कि मंच के कार्यकर्ता हमेशा जनसेवा में सक्रिय रहते हैं और समाज हित में आगे भी काम करते रहेंगे। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के 23वें स्थापना दिवस पर हमने ये कैंप का आयोजन कराया है, जिसमें राष्ट्रवादी पसमानदा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सभी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और लगभग 100 लोगों के आसपास मरीज देखे जा चुके हैं। निःशुल्क इलाज किया है और निःशुल्क इनका परीक्षण किया है, निःशुल्क दवाइयाँ बांटी हैं। गठिया, शुगर और बीपी और बुखार, खांसी, जुकाम, बच्चों की निमोनिया वगैरह की सबकी दवाइयाँ। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल औली में सीजन की दूसरी बर्फबारी शुरू हो चुकी है। लगभग आधा फीट बर्फ की चादर ने औली को ढक दिया है। हर साल मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले औली में पर्यटक क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने पहुंचते हैं। ताजी बर्फबारी का आनंद लेने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में सैलानी यहां उमड़ पड़ते हैं। चेयरकार और बर्फबारी का लुत्फ उठाते पर्यटकों से औली एक बार फिर गुलजार हो गया है। पहाड़ों पर एक बार फिर सफेद चादर बिछ गई है। बद्रीनाथ धाम में सीजन की दूसरी बर्फबारी देर रात से जारी है, जिससे धाम चांदी की तरह चमक रहा है। बर्फबारी के साथ कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। इस दौरान भगवान बद्रीनाथ बद्र विशाल की पूजा अर्चना देवताओं द्वारा की जा रही है, क्योंकि शीतकाल के लिए कपाट बंद हो चुके हैं। बावजूद इसके भारतीय सेना, पुलिस प्रशासन और मंदिर समिति के सेवादार यहां अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बद्रीनाथ धाम की यह खूबसूरत तस्वीरें सर्दियों में इसकी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता को बयां करती हैं। चमोली जिले के खैनूरी गांव में माता पिता को होने वाले अनाथ बच्चों को मिशन वात्सल्य योजना के तहत स्पॉन्सरशिप स्कीम से जोड़ा गया है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने 2 बच्चों को प्रतिमाह 4-4 हजार रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है, जो दिसंबर 2024 से प्रदान की जाएगी। 15 वर्षीय संजना, 13 वर्षीय साक्षी और 10 वर्षीय आयुष, जिन्होंने हाल ही में अपने माता पिता को खोया है, अब इस सहायता से लाभान्वित होंगे। जिलाधिकारी के निर्देश पर बच्चों के लिए जरूरी प्रमाण पत्र बनाए गए हैं और भरण पोषण सामग्री उपलब्ध कराई गई। बच्चों के भविष्य की जरूरतों का भी ध्यान रखा जाएगा। देखिए, खैनूरी गांव से एक खबर प्रकाशित हुई थी कि वहाँ 3 अनाथ बच्चे जिनके माता पिता नहीं रहे हैं, वो जीवन यापन कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में वहाँ राजस्व की टीम ने पड़ताल की और जो बच्चे थे उनको आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई गई। उसके अतिरिक्त उनके जितने भी प्रमाण पत्र पेंडिंग थे वो बनवाते हुए आज समाज कल्याण की स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत 2 बालिकाओं को, संजना और साक्षी को 4,000 रुपये प्रति माह के लिए अनुमोदन कर दिया गया है और शीघ्र ही उनके खाते में धनराशि आ जाएगी, जिससे वे अपना आगे का जो है खर्चा चला सकेंगी। और उसके अतिरिक्त भी लगातार हम फॉलोअप कर रहे हैं और जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं बच्चों की, उस पर हम जरूरी कार्रवाई करते हैं। दून पुलिस और प्रशासन ने क्रिसमस और न्यू ईयर पर दून मसूरी में ट्रैफिक संभालने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि ड्रोन यूनिट, स्मार्ट सिटी यूनिट, क्रेन यूनिट और जीपीएस यूनिट बनाई गई है। शहर में वाहनों की चेकिंग के लिए बैरियर लगाए गए हैं और सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने पर्यटकों से अपील की है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें।
क्योंकि जिस तरह से अभी क्रिसमस का एक पर्व के रूप में लोग मनाने लगे हैं, तो छुट्टियां भी होती हैं, लोग हर तरह के लोग आते हैं, साथ ही साथ नया साल भी है और उसके बाद एक वीकेंड भी लंबा है, तो इसमें काफ़ी सारे पर्यटक के आने की उम्मीद भी है। खासकर अगर मैं देखता हूँ देहरादून में मसूरी है, ऋषिकेश है और चक्राता भी हमारा एक डेस्टिनेशन है। और खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी का जो शीतकालीन जो डेस्टिनेशन की बात कही गई, उसमें मसूरी हमारा जो फेमस एक शीतकालीन डेस्टिनेशन है। साथ ही साथ चक्राता भी बहुत ही डेवलपिंग और प्रॉस्परस जगह है जहाँ पर लोग घूमने पर्यटक आते हैं यहाँ पर। और जिस तरह से अभी फोरकास्ट की बात चल रही मौसम विभाग की, जिसमें एक बर्फबारी की अंदेशा भी है या मौसम के जो अनुमान है, तो पर्यटकों से ये अपील रहती है कि जब भी वो इस तरह की यात्रा पर आए तो एक बार मौसम विभाग का जरूर चेक कर लें, जिससे कि वो अपनी तैयारियों से आए। यहाँ पर तैयारी से आने से अच्छा रहेगा और सारी व्यवस्थाएं पुलिस द्वारा इस बार और बेहतर की जा रही है। खासकर मसूरी और शीतकालीन जो डेस्टिनेशन हमारा चक्राता है, वहाँ पे हमने हेल्प डेस्क भी बनाई है, जिससे कि जो हमारे टूरिस्ट आने वाले हैं उनको कोई दिक्कत भी ना आए। और साथ ही साथ पुलिस व्यवस्था में जो आमजन है उनके भी रोज काम चलते रहे, कहीं यातायात का दबाव ना बने। मौसम का मिजाज बदल गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में पहाड़ों में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। बता दें कि एक बार फिर से पहाड़ों में सीजन की दूसरी बर्फबारी भी देखने को मिल गई है। श्री बद्रीनाथ धाम से लेकर श्री हेमकुंड साहिब जी के धाम एवं नीति माणा घाटी औली तमाम ग्रामीण इलाके इस वक्त पूरी तरह से बर्फबारी की चपेट में आ चुके हैं। यहां तो देर रात से ही पहाड़ सफेद नजर आने शुरू हो गए थे। तो वहीं बात करें मौसम विज्ञान केंद्र की, तो मौसम विज्ञान केंद्र की भविष्यवाणी पहाड़ों में एक बार फिर से सटीक साबित हो चुकी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहाड़ किस तरह से चांदी की तरह चमकते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पहाड़ चांदी की तरह चमक तो जरूर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों की मुसीबत भी बढ़ चुकी है। यहां तो कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है, जिसके चलते ग्रामीण इलाकों के लोग इस वक्त अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस महामंत्री नवीन जोशी ने देहरादून स्थित अपने कैंप कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने घोषणा की कि उनका जन संवाद से जन समर्थन अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। नवीन जोशी ने बताया कि उन्होंने देहरादून के सभी 100 वार्डों का भ्रमण कर जनता की समस्याओं को सुना और उनके समाधान का आश्वासन दिया। अब तक 350 से अधिक जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित कर चुके जोशी ने कहा कि निकाय चुनावों में कांग्रेस को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, जबकि भाजपा की नीतियों को लेकर लोगों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। बड़ी खुशी हो रही है कि हम देहरादून के सभी 100 वार्डों में हमारा जनसंवाद पूरा हो गया है और एक अपार जन समर्थन जनता का हमको मिला है। और जो समस्याएं लोगों की उस दौरान हमको मिली, हमने उन समस्याओं का समाधान भी किया। और जो वादे इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मेयर ने जनता के साथ किए थे, वो खोखले साबित हुए। इन्होंने कहा था कि जो नए 40 वार्ड जुड़े हुए हैं 10 साल तक उसमें कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, लेकिन उन्होंने टैक्स लगाना वहां पे शुरू कर दिया। अब चुनाव नजदीक आ रहा है, बस्तियां हटनी थी, इनको बस्तियों की वोट की भी लालच थी। ये अस्थायी रूप से अध्यादेश लेके आए जो सिर्फ 3 साल तक लागू रहेगा और जब चुनाव निमट जाएगा तो ये बस्तियों को तोड़ने का ये लोग काम करेंगे। तो हमारा प्रयास रहेगा, जैसे देहरादून के अंदर कांग्रेस का मेयर बनेगा तो हम बस्तियों को मालिकाना हक हम लोग देंगे और देहरादून के डेवलपमेंट के लिए हम सारे वर्गों से, सारे समुदायों से और जो यहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं उनसे विचार विमर्श करके और जनसंवाद के दौरान जो समस्याएं लोगों की हमको देखने को मिली, हमारा प्रयास होगा कि हम उसको अपनी मैनिफेस्टो में हम लोग उसको लेकर आए और कांग्रेस का देहरादून के अंदर जब बोर्ड बनेगा और उन समस्याओं को हम प्राथमिकता के आधार पर हम लोग हल करेंगे और देहरादून की जनता इस बार देहरादून के अंदर परिवर्तन। दून विश्वविद्यालय देहरादून में आयोजित व्याख्यान माला में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शिरकत की। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने गंगा के प्रवाह की तुलना ज्ञान और विचारों के प्रवाह से की, जो समाज की समस्याओं के समाधान के लिए नई दिशा प्रदान करता है। राज्यपाल ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए नागरिकों से अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का ईमानदारी से पालन करने का आह्वान किया। उन्होंने एआई और तकनीकी नवाचारों को अपनाने, भ्रष्टाचार और नशे के
खिलाफ सख्त कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस देश की प्रगति में बाधा बताया। सुशासन सप्ताह के तहत डोईवाला की प्रेमनगर स्थित मरखाम ग्राम पंचायत घर में तहसील और ब्लॉक स्तरीय बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन हुआ। इस शिविर में तहसील सोहन सिंह रांगड़ और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। शिविर में अधिकारियों ने स्टॉल लगाकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारियां दी और आए हुए फरियादियों की समस्याएं सुनी। कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। शिविर ने स्थानीय जनता को उनकी जरूरतों और योजनाओं के लाभ के बारे में जागरूक करने में अहम भूमिका निभाई। एसडीएम महोदय है, उनके द्वारा यहाँ पर बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है और बहुत लोगों की समस्याएं यहाँ पर आई हैं और जिनका तुरंत ही समाधान किया गया है। जैसे कईयों के बिजली के कनेक्शन थे, पेंशन का मामला था और उद्यान विभाग से काफ़ी योजनाओं की जानकारी यहाँ पर दी गई। आंगनवाड़ियों के द्वारा महिलाओं को किटों का वितरण किया गया और जिनकी काफ़ी जितनी भी समस्याएं लोगों की थी वो यहाँ पर उनका तुरंत ही समाधान किया गया है। और मैं सरकार से निवेदन यही करूँगा कि यहाँ पर ऐसे कैंप लगने चाहिए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा मिले। सरकार द्वारा पूरे उत्तराखंड में संचालित इस समय सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है और इसी क्रम में आज मारखम ग्राम में एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो भी हमारे तहसील लेवल के, ब्लॉक लेवल के जो महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट होते हैं, चाहे समाज कल्याण हो, कृषि हो, उद्यान हो, वन हो, आंगनबाड़ी हो, पशुपालन हो, चिकित्सा विभाग हो, इसके अलावा भी अन्य महत्वपूर्ण विभाग सभी का एक कैंप लगाया गया है, बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया है। अभी तक जो है लगभग 14 शिकायतें आ चुकी है हमारे पास। विभिन्न डिपार्टमेंटों से संबंधित है, वन विभाग से भी है, राजस्व विभाग से भी संबंधित है, समाज कल्याण विभाग से संबंधित है, पेयजल से संबंधित है, विद्युत विभाग से संबंधित शिकायतें आई है। कुछ को तो डायरेक्ट निस्तारण हो गया, लेकिन कुछ ऐसी हैं जिनमें जांच हो जानी है, मौके का सत्यापन होना है। तो सत्यापन उपरांत जो भी जैसी भी शिकायतें होगी, जैसे निराकरण हो सकता है तो उस तरह से निवारण किया जाएगा। सर, क्या वजह रही कि जनता नहीं पहुंच पाई? इस प्रचार प्रसार की कमी रही? क्योंकि देख तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए खबर भारत 360 के साथ। नमस्कार।